आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने सीआरपीसी की धारा 2WA में पीड़ित को पढ़ा, पीड़ित क्या है और पीड़ित के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो पीड़ित में हमने बताया था कि पीड़ित स्वयं या उसके संरक्षक और उसके साथ उसके विधिक उत्तराधिकारी भी शामिल हैं और इसको 2WA में परिभाषित किया गया है और 2WA को सन 2008 में जोड़ा गया। इसके बाद में हम देखेंगे धारा 2H, जिसमें अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन को धारा 2H में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। अन्वेषण क्या है? तो अन्वेषण की धारा सीआरपीसी की धारा 2H को यदि हम देखेंगे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, क्लास में भी बताया था कि साक्ष्यों को एकत्र करना ही क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। टू कलेक्ट द एविडेंस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। अगर हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H को देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि जो कार्यवाही पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है या जो कार्यवाही मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसको मजिस्ट्रेट ने इस उद्देश्य के लिए किया है, तथा जो कार्यवाही साक्ष्य एकत्रित करने के प्रयोजन से की जाती है और जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन की जाती है, वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। अब इन्वेस्टिगेशन इसमें लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, यानी इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस अधिकारी करेगा या पुलिस अधिकारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट ने इस उद्देश्य के लिए किया है, जो कार्यवाही में साक्ष्य एकत्रित करने के प्रयोजन से की जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। प्री के माध्यम से महत्वपूर्ण है, प्री में पूछ लिया जाता है या कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी भी कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट से भिन्न। तो इसको 2H में प्रोविज़न दिया हुआ है, इसको 2H में बताया गया है। तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 12, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 12 में धारा 154 से 176 तक प्रोविज़न दिया हुआ है अध्याय 12 में, और इसमें पुलिस को इत्तला और अन्वेषण की शक्तियाँ। इत्तला जो वर्ड आया है यहाँ पे, इत्तला, इसका क्या मतलब है? इत्तला को हम आसान भाषा में कह सकते हैं सूचना। पुलिस को सूचना और अन्वेषण की शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अध्याय 12 की धारा पहली जो है 154, तो 154 में क्या दिया हुआ है? संज्ञेय मामलों में इत्तला। धारा 154 में दिया हुआ है, यानी धारा 154 संज्ञेय मामलों में इत्तला। तो संज्ञेय मामलों में इत्तला
इसमें 154 को यदि हम देखेंगे तो 154 को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें हम समझेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट का तात्पर्य क्या है, किसे कहेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो इसका प्रथम खंड में इसमें देखेंगे कि प्रथम खंड में दंड प्रक्रिया संहिता में एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें, अगर प्री में पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले, क्या दंड प्रक्रिया संहिता की किसी भी धारा में या दंड प्रक्रिया संहिता में एफआईआर को परिभाषित किया गया है, तो इसका उत्तर होगा कि सीआरपीसी में इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। अब जब इसे परिभाषित नहीं किया गया है तो ये कैसे पता चले कि एफआईआर क्या है या प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है। तो इसके लिए हमें बहुत से ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं इनको देखना होगा। तो संज्ञेय मामलों में पुलिस को जो सूचना दी जाती है, सीआरपीसी में 154 में जो संबंधित प्रावधान है, उसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस को सूचना दी जाती है, वही प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर का रूप धारण करती है। हमने पिछली कक्षा में ऑफलाइन क्लास में आपको संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती, अजमानती, समनीय, असमनीय मामले पढ़ाए थे और अंतर को भी पढ़ाया था। तो समझ में आना चाहिए कि संज्ञेय मामला क्या है और असंज्ञेय मामला क्या है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था प्रकाश सिंह बादल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब सन 2007 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और प्रथम सूचना के बारे में परिभाषित करते हुए कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक प्रकार का प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन मतलब आवेदन है जिससे कोई व्यक्ति थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना देता है। चूँकि यह सूचना अपराध घटित होने के संबंध में पहली सूचना होती है, इसलिए इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। ये प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सन 2007 में कहा गया। इसका ढंग क्या होगा, इसकी रीति क्या होगी, यानी अगर हम मोड की बात करें तो रीति क्या है, अगर हम बात करें आसान भाषा में तो इसकी क्या प्रक्रिया है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है ये प्रथम सूचक के द्वारा दी जाती है, जो सबसे पहली बार थाने पर आकर के सूचना देता है। और समझने वाली बात यह है कि ये मौखिक और लिखित दोनों रूप में हो सकती है। प्री और मेंस दोनों में महत्वपूर्ण है और ये अध्याय भी सबसे महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाए क्या एफआईआर मौखिक हो सकती है, तो इसका उत्तर रहेगा कि हाँ, मौखिक हो सकती है। और एफआईआर लिखित में भी प्रथम सूचना जो है ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है। तो सूचना जो है लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। यदि सूचना मौखिक है, ओरली अगर आप सूचना दे रहे हैं संबंधित थाने में, थाने के भार साधक अधिकारी को, यानी कई नामों से जाना जाता है, कोतवाल भी कहते हैं, इंस्पेक्टर भी कहते हैं, और थाने का भार साधक अधिकारी, थाने के भार साधक अधिकारी को, तो वह उसे स्वयं लेखबद्ध करेगा और या अपने किसी प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उसे लेखबद्ध करने के लिए कह सकता है। यानी कि थाने का भार साधक अधिकारी यानी कोतवाल या इंस्पेक्टर स्वयं लिखेगा या जो अधीनस्थ ऑफिसर हैं उनको लेखबद्ध करने के लिए आदेशित कर सकेगा। लेखबद्ध करने के पश्चात प्रथम सूचक को वह पढ़कर सुनाएगा
तथा उस पर उसकी हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाया जाएगा। तत्पश्चात इस सूचना को के सार यानी जो मुख्य चीज़ें हैं, सार को जनरल डायरी जीडी जिसे हम बोलते हैं, जनरल डायरी में दर्ज करेगा और तब यह माना जाएगा कि एफआईआर दर्ज हो गई। ऐसी रिपोर्ट को चिक रजिस्टर में 3 प्रतियों में दर्ज किया जाता है। धारा 154 की क्लास 1 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ कि एफआईआर कितने प्रतियों में दर्ज की जाएगी, 3 प्रतियों में दर्ज की जाएगी। इसके अलावा प्रथम सूचक ने लिखित रूप में यदि संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी है तो थाने का बाहर साधक अधिकारी उसे देखकर चिक रजिस्टर में 3 प्रतियों में लिखेगा या अपने किसी पुलिस अधिकारी को लेखबद्ध करने के लिए प्राधिकृत करेगा और उसके बाद प्रथम सूचक की इस पर हस्ताक्षर कराएगा और उसके बाद सूचना के सार को जर्नल डायरी यानी जीडी में दर्ज करेगा। तब यह माना जाएगा कि एफआईआर दर्ज हो गई है। ध्यान देने की बात यह भी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रथम कापी जो होती है, अब 3 प्रतियों में दर्ज होती है, तो इसकी जो प्रथम कापी है वो संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है और द्वितीय कापी निःशुल्क किसको दी जाती है, जो प्रथम सूचक है उसको दी जाती है। दूसरी कापी और उसकी जो एक कापी है वो थाने पर रहती है। ये भी 154 के क्लास 1 में दिया हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है, अब इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है यानी एफआईआर है, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? तो 154(1) का अगर विश्लेषण करें तो प्रथम सूचना के महत्वपूर्ण तत्व या आवश्यक तत्व निकल कर सामने आएंगे। जैसे एफआईआर दर्ज होने के लिए आवश्यक तत्व सबसे पहला कौन सा है? यही है कि एफआईआर तभी दर्ज होगी जब मामला संज्ञेय होना चाहिए। संज्ञेय मामलों में ही एफआईआर दर्ज होती है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट सबसे एक पहला हो जाएगा इसमें कि संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व यह भी है कि यह तभी दर्ज की जाएगी जब थाने के बाहर साधक अधिकारी को जिस अपराध की सूचना दी जाती है वह कैसा होना चाहिए? संज्ञेय अपराध होना चाहिए यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। और दूसरा जो है, ये थाने का बाहर साधक अधिकारी यानी इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व ये भी है कि इसमें जो संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है इसे थाने के बाहर साधक अधिकारी को दिया जाना चाहिए। अगला जो है, मौखिक या लिखित भी हो सकती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एफआईआर जो है दर्ज करने के लिए जो सूचना है ये लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अगला होगा, यदि लिखित है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? यदि लिखित में दी है तो उस पर प्रथम सूचक के हस्ताक्षर होने चाहिए, करवाएगा और उसके बाद ही चिक रजिस्टर में 3 प्रतियों में ये दर्ज की जाएगी। यदि मौखिक है एफआईआर तो मौखिक एफआईआर यानी अगर ऑरली बताता है, सूचना देता है, प्रथम सूचना देता है किसी अपराध की, तो बाहर साधक अधिकारी इसे लेखबद्ध करेगा और उसके बाद उसको पढ़कर सुनाएगा और उसका हस्ताक्षर करवाएगा या निशान अंगूठा लगवाएगा। और ध्यान देने की बात यह भी है कि जो थाने का बाहर साधक अधिकारी इस कार्य को करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी प्राधिकृत कर सकता है, किसी को भी कहने के लिए, दर्ज करने के लिए कह सकता है। अब जर्नल डायरी अगर हम बात करें जीडी की, तो जर्नल डायरी में इसका जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रथम सूचना की अंतिम आवश्यक शर्त ये भी है कि इसके सार को जर्नल डायरी में लेखबद्ध किया जाएगा
और जर्नल डायरी राज्य सरकार द्वारा थानों की आपूर्ति की जाने वाली विहित पुस्तिका होती है, यानी सेवा पुस्तिका होती है। पीड़ित पक्षकार के पास उपचार क्या क्या हैं? तो पीड़ित पक्षकार धारा 154(3) की अगर हम बात करें तो यदि थाने का भार साधक अधिकारी FIR को दर्ज करने के लिए मना कर देता है कि हम आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे, तो ऐसे में प्रथम सूचक को निम्नलिखित उपचार प्राप्त हैं। कौन कौन से? कि पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा या जा कर के पुलिस अधीक्षक, जिसे हम SP, कप्तान के नामों से जानते हैं, तो पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा रजिस्ट्री किया जा सकता है, सूचना को भेजा जा सकता है। और यदि मामला ऐसा है कि FIR दर्ज होनी चाहिए या वो आदेश कर देता है पुलिस अधीक्षक, तो आपकी FIR दर्ज हो जाए। यदि आपकी FIR डाक द्वारा भेजने के पश्चात भी दर्ज नहीं होती तो उसके बाद जो ऑप्शन है, मजिस्ट्रेट को एक आवेदन। मजिस्ट्रेट को आवेदन यानी उपरोक्त सूचना को भेजने के बावजूद भी यदि पुलिस अधीक्षक मामले में कोई रुचि नहीं लेता है तो पीड़ित पक्षकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक आवेदन देगा। जो आवेदन जाएगा वो किस धारा में जाएगा? CRPC की धारा 156 क्लास 3, यानी 156 की क्लास 3 यानी सबसेक्शन जो है उसका 3, 156(3) में हम आवेदन करेंगे। और आवेदन करने के बाद उसमें जो SP को रजिस्ट्री भेजी जाती है डाक द्वारा, उसकी रसीद भी संलग्न करनी पड़ेगी कि श्रीमान जी हम थाने में गए, वहाँ भी हमारे FIR दर्ज नहीं लिखी गई। उसके बाद हम SP साहब के पास गए, पुलिस अधीक्षक के पास गए, वहाँ भी उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और उसके पश्चात हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है आपकी बातों से, उसको लगता है कि FIR दर्ज होनी चाहिए और मामला संज्ञेय अपराध है, पीड़ित है, इसको इसका लाभ मिलना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, तो वो मामले में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन और दस्तावेज रिपोर्ट भेजने के लिए आदेशित कर सकता है कि इस प्रकरण में FIR को दर्ज करें, और FIR दर्ज करने के बाद में इस पर विवेचना करें, और उसके बाद में पुलिस रिपोर्ट जो है भेजे, न्यायालय को अवगत कराएं। अब यदि मजिस्ट्रेट 56(3) पर विचार नहीं करता है, अगर उसको लगता है कि 156 पे नहीं सुनवाई करना चाहता है, तो पीड़ित पक्षकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकता है। परिवाद को CRPC की धारा 200 के तहत आवेदन किया जा सकता है। सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन। अब पुनरीक्षण की बात है तो यदि 56(3) आपकी खारिज हो जाती है या खारिज नहीं होती, आप डायरेक्ट कब परिवाद में चले जाते हैं। परिवाद धारा CRPC की धारा 200 के तहत ही आवेदन करना होता है। तो धारा 200 में CRPC की धारा 200 में गए आप, परिवाद दाखिल किया, या 56(3) आपकी मजिस्ट्रेट ने सुनी, उसको परिवाद में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद बयान हुए 200 के, 202 के, उसके बाद भी न्यायालय को यदि लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और वो खारिज कर देता है आपके परिवाद को भी। 56(3) से कंप्लेंट हुआ या आप 56(3) में नहीं गए, डायरेक्ट परिवाद में चले गए, परिवाद को भी मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। तो परिवाद को खारिज होने के बाद भी आपके पास क्या उपचार है उसके बारे में हम देखेंगे। तो परिवाद यदि खारिज हो जाता है
तो सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट धारा 203 के अंतर्गत परिवाद को खारिज कर देता है तो पीड़ित पक्षकार इस खारिजी के विरुद्ध सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के प्रार्थना पत्र दे सकता है। और यदि हम धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका की बात करें अगर, तो यदि सत्र न्यायालय भी पुनरीक्षण के प्रार्थना पत्र पर को खारिज कर देता है तो पीड़ित पक्षकार के लिए अंतिम उपचार यह है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में याचिका के माध्यम से आवेदन कर सकता है। 482 क्या है? 482 CRPC जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति है, प्राप्त है, जिसके तहत वो सुनवाई करने के लिए सक्षम है, कर सकता है। अब प्रश्न ये है, क्या थाने का भार साधक अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, आज्ञापक है कि FIR किसी मामले में भाई आप गए, नहीं करना चाहता नहीं करेगा या किसी नहीं करेगा? तो FIR दर्ज करना थाने के भार साधक अधिकारी का कर्तव्य है या उससे बंधा हुआ है? क्या उसकी मर्जी है, चाहे तो दर्ज करे या चाहे तो ना करे? क्या है? तो इस मामले में जो FIR दर्ज करने की थाने के भार साधक अधिकारी की शक्ति है या थाने पर FIR दर्ज करने के लिए थाने का भार साधक अधिकारी बाध्य है, बाउंड है कि नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) को यदि हम देखेंगे तो इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है साइल। इंग्लिश वर्जन जब देखेंगे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ संज्ञेय अपराध किया गया है और उसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को देता है तो वह FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, बाउंड है। इस संदर्भ में एक मामला भी आया, प्रकाश सिंह बादल प्रधान, पंजाब राज्य, जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है, और उसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णित किया कि थाने का भार साधक अधिकारी जो है वो FIR दर्ज करने के लिए क्या है, बाध्य है, यानी वो मना नहीं कर सकता। अब अगर हम कहें कि थाने अगर कोई अपराध घटित होता है तो क्या FIR दर्ज करने के लिए इसकी सूचना, FIR दर्ज करने के लिए किसी अपराध की सूचना, प्रथम सूचना हम मोबाइल फ़ोन द्वारा, टेलीफोन द्वारा थाने के भार साधक अधिकारी को या संबंधित थाने पर दे सकते हैं या नहीं? तो यदि प्रश्न यह है कि क्या फ़ोन द्वारा थाने का भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो वह प्रथम सूचना रिपोर्ट होगी कि नहीं होगी? इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि संज्ञेय अपराध की सूचना देने वाले की पहचान हो जानी है। यदि हो जाती है, अर्थात यह पता चल जाता है कि उसका नाम क्या है और वह कहाँ रहता है, तब ऐसी सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी जो प्रथम सूचक है उसका पता और नाम स्पष्ट हो जाना चाहिए, और यदि स्पष्ट हो जाता है तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। एक मामला आया था सोमा भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि संज्ञेय अपराध की सूचना देने वाले की पहचान हो जाती है, अर्थात उसका नाम एवं निवास स्थान का पता चल जाता है, तब उसके द्वारा
फ़ोन पर दी जाने वाली सूचना को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके विपरीत एक मामला आया तविंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य 1970 में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि फ़ोन से सूचना देने वाले की पहचान नहीं होती है, उसका नाम एवं निवास स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तो ऐसी सूचना को एफआईआर नहीं माना जाएगा। यानी ये भी कह दिया गया कि अगर टेलीफोन के माध्यम से कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसको एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के माध्यम से कब जानेंगे, कब मानेंगे। तो न्यायालय ने ये कहा कि यदि सूचना देने वाले का नाम और निवास स्पष्ट हो जाता है तो वो एफआईआर दर्ज हो जाएगी और प्रथम सूचना मान ली जाएगी। और यदि टेलीफोन द्वारा सूचना देने वाले का नाम और निवास स्पष्ट नहीं होता है तो वह एफआईआर नहीं मानी जाएगी, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या है, यानी उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका साक्ष्य के क्या मूल्य है, जो एफआईआर दर्ज होती है इसका साक्ष्य में क्या मूल्य है, क्या योगदान है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के साक्ष्यिक मूल्य को स्पष्ट करने के लिए हमें कई पॉइंट को देखना पड़ेगा, जिसमें पहला है सारवान साक्ष्य नहीं। सारवान का मतलब होता है महत्वपूर्ण। सारवान शब्द लिखा रहता है, सारवान, इसको हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण। सारवान जैसे कबीरदास ने भी कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थोथा दे तुड़ाए। सार सार जैसे सूप को देखा है, सूप महिलाएं चलाती हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं वही रह जाती हैं, और जो हल्की होती हैं थोथा यानी बेकार चीज़ें वो क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं सूप से हवा देने पर। सार सार को गह रहे थोथा दे तुड़ाए। साधु के बारे में कहा है उन्होंने कि साधु कैसा होना चाहिए, तो साधु वही होना चाहिए जो महत्वपूर्ण चीज़ों को रख ले और बेकार चीज़ें जो हैं उनको त्याग दे। साधु यानी कौन, साधना करने वाला। तो स्टूडेंट भी एक साधु ही है, उसका भी जीवन एक साधु से कम नहीं। स्टूडेंट तैयारी करता है, तैयारी में सब कुछ पढ़ना होता है। काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे साधु को क्या चाहिए, उसको ईश्वर की भक्ति करता है, उसे ईश्वर चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधु। और स्टूडेंट जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो समाज में कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, हमें उससे मतलब नहीं। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है सिर्फ हमें वही लेना है। तो सार यानी सारवान शब्द जो है क्या है, महत्वपूर्ण। तो इसका जो साक्ष्यिक मूल्य है प्रथम सूचना रिपोर्ट का, इसके आधार पर अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का इतना सारवान साक्ष्य नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो गई उसी के आधार पर न्यायालय उसको दंडित कर दे, नहीं करेगा। आचरण के रूप में सुसंगत है ये। धारा 8 अगर एविडेंस की हम पढ़ेंगे, एविडेंस जब पढ़ेंगे तो बढ़ाएंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक तो यह भी है कि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में सुसंगत होती है, और इसका कारण यह है कि एफआईआर सूचना दाता के आचरण का एक भाग है। क्यों ये सुसंगत है? क्योंकि जो एफआईआर दर्ज करने के लिए सूचना देता है उसके आचरण का एक भाग है। फिर अगर इस आगे हम देखें, मृतकालिक कथन के रूप में सुसंगत,
धारा 32 एविडेंस की अगर हम देखेंगे तो एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात यदि प्रथम सूचक की मृत्यु हो जाती है तो भी एफआईआर का महत्व है और यह एफआईआर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत हो जाएगी। अच्छा, क्या इसका खंडन किया जा सकता है? तो खंडन के बारे में धारा हम 145 जब पढ़ा रहे थे बताया था 145 प्रथम सूचना रिपोर्ट के सहारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत प्रथम सूचक की बातों का खंडन किया जा सकता है। यानी जो वादी है जिसने प्रथम सूचना दी है उसका खंडन किया जा सकता है, इसलिए इस आधार पर भी यह महत्वपूर्ण है। संपुष्ट की बात करें अगर धारा 157 अगर हम देखेंगे तो 157 के अंतर्गत प्रथम सूचक यानी सीआरपीसी की धारा 157 एफआईआर के सहारे अपने बातों की संपुष्ट भी कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि जब प्रथम सूचक विचारण न्यायालय के समक्ष साक्षी बनकर आता है तो वह न्यायालय से यह कहता है कि जो बातें मैंने एफआईआर में लिखाया है उसी को आपके समक्ष कह रहा हूँ। संपुष्ट साक्षी जब एफआईआर दर्ज कराई तो उसने अपना एक बात रखी थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष, उन्हीं बातों के आधार पर उसने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना हुई, विवेचना के बाद अगर मामला कोई निकल कर आता है संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा गया और वहाँ ट्रायल शुरू हुआ। तो वहाँ ट्रायल यानी विचारण जब शुरू होता है तो साक्षी के रूप में सबसे पहले सूचनादाता यानी एफआईआर दर्ज कराने वाले को साक्षी के रूप में तलब किया जाता है, फिर वो अपनी बात को उसी के आधार पर रखता है। यदि विलंब से दर्ज कराई जाए एफआईआर तो उसके संबंध में नियम क्या है? घटना आज है, दर्ज नहीं कराई, उसके 1 महीने बाद करा दी हमने, 30 दिन बाद कराई, 2 महीने बाद कराई, तो उसके लिए सामान्य नियम जो है वो ये है कि घटना के घटित होने के पश्चात जितना जल्दी हो सके एफआईआर को दर्ज करा देना चाहिए। सूचना को थाने के बाहर साधक अधिकारी को दे देना चाहिए और घटना के घटित होने में लंबा अंतराल होगा तो उससे घटना में सत्यता का अभाव तथा असत्यता का वर्धन होने लगेगा और घटना का सही वर्णन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये माना जाता है कि जितना जल्दी हो सके एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। अच्छा, विलंब का निर्धारण कैसे हो? तो इस बात का निर्धारण करना है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वह विलंब से दर्ज कराई गई है कि नहीं। तो इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। जैसे अपराध की प्रकृति कैसी है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए एफआईआर दर्ज कराने में पीड़ित को झिझक लगती है, सामाजिक प्रतिष्ठा गिरने का भय रहता है, बच्चों के जीवन को सुस्थापित करने में समस्या हो सकती है। इसलिए अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज करना या न कराने का निर्णय लेने में समय का लगना स्वाभाविक है। इसका जीता जागता उदाहरण है जैसे बलात्कार, जैसे किसी के साथ रेप हो गया। सोचता है समाज में प्रतिष्ठा गिरेगी, छवि खराब होगी, बदनामी होगी, डिस्टर्ब हो जाता है, सोचा यार छोड़ दें, दर्ज कराएं न कराएं, क्या है क्या नहीं। या थाने की दूरी की बात आती है, थाना है 20 किलोमीटर दूर, कोई वाहन नहीं है, घटना घटित हुई है। तो घटना स्थल से जहां प्रथम सूचक रहता है वहां से ये थाने की दूरी अत्यधिक है तो ऐसे में भी एफआईआर दर्ज कराने में विलंब हो सकता है। खराब मौसम है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है, घटना कोई घटित हो गई, नहीं जा पा रहे हैं, या अभियुक्त का भय है, अभियुक्त ने कह दिया हमें जान से मार देंगे अगर थाने पर गए, कहीं सूचना दी, भय से नहीं दर्ज करा रहा है, बंधक बना लिया 1 महीने तक। के बाद जब उसको पता चला या छूटा कि हाँ अब कोई भय नहीं है, अब दर्ज करा देना चाहिए। और यदि उचित कारण विलंब से एफआईआर दर्ज कराने के उचित कारण दर्शित कर ले जाता है तो भले ही एफआईआर विलंब से दर्ज की गई है लेकिन उसके साक्ष्य मूल्य में कमी नहीं आएगी।
आप बता ले जाते हैं कि हम देरी से क्यों आए हैं, विलंब प्रार्थना पत्र दिया है, क्यों दिया है। इसीलिए कहा जाता है जब घटना घटित होती है तो प्रथम सूचना अविलंब होनी चाहिए, यानी विलंब नहीं होनी चाहिए, और यदि होती है तो उसका स्पष्ट कारण समझाना होगा। एफआईआर दर्ज कराने वाले का अधिकार क्या है? जो प्रथम सूचक है उसका कुछ अधिकार है कि नहीं है? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज कराता है उसका अधिकार ये है कि एक प्रति प्राप्त करना, जैसा कि हमने बताया अभी, एफआईआर को 3 प्रतियों में लिखा जाता है। पहली संबंधित मजिस्ट्रेट को जाती है, दूसरी थाने पर रहती है, और तीसरी प्रति पीड़ित को यानी प्रथम सूचक को दी जाती है। और पीड़ित की बात करें तो 2WA में इसे बताया गया है, 2008 में इस सेक्शन को जोड़ा गया है, जिसमें हमने बताया है आपको ऑफलाइन क्लास में भी कि पीड़ित के अंतर्गत कौन कौन आता है। पीड़ित यदि नाबालिग है तो उसका जो संरक्षक है वो आएगा, और या उसका स्वयं, पीड़ित स्वयं तो है ही, या उसका विधिक उत्तराधिकारी भी पीड़ित के अंतर्गत आता है। एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, किसी के पिता का, तो उसका जो बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसका विधिक उत्तराधिकारी हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी पीड़ित माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? भाई जिस व्यक्ति का पिता या भाई मरा है तो उसको पीड़ा नहीं होगी, दर्द होगा कि नहीं होगा, तो वो पीड़ित होगा। तो एफआईआर दर्ज कराने वाले का प्रथम अधिकार ये है कि एफआईआर की एक प्रति उसको निःशुल्क मिलेगी थाने से, थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसे दी जाएगी। और किसी मामले में यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद थाने का भारसाधक अधिकारी की राय में इस मामले में अन्वेषण किया जाना आवश्यक नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये जानने का अधिकार प्रथम सूचक को है। प्रथम सूचक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वो जानेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप इस मामले में क्यों इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाह रहे हैं, इसका रीजनेबल ग्राउंड क्या है, युक्त कारण क्या है, वो थाने के भारसाधक अधिकारी को बताना पड़ेगा। अगला ये है कि यदि अंतिम आख्या या आरोप पत्र की सूचना प्राप्त करने का उसको अधिकार है। 169, 173 क्लास 2। अन्वेषण समाप्त हो जाने के पश्चात यदि थाने के भारसाधक अधिकारी को अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो वह उस मामले में मजिस्ट्रेट को अंतिम आख्या भेजता है। इसके अलावा यदि अन्वेषण करने के पश्चात थाने के भारसाधक अधिकारी को अभियुक्त के विरुद्ध कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं तो थाने के भारसाधक अधिकारी आरोप पत्र बनाकर संबंधित मजिस्ट्रेट को यानी सक्षम न्यायालय जो उस थाने को देख रहा है उसको भेजेगा। और थाने के भारसाधक अधिकारी ने मजिस्ट्रेट को अंतिम आख्या भेजा है तो आरोप पत्र भेजेगा, या तो अंतिम आख्या भेजा है या आरोप पत्र भेजा है, यानी थाने के भारसाधक अधिकारी ने उसमें आरोप पत्र बना के भेजा है या अंतिम रिपोर्ट बना के भेजा है। अंतिम रिपोर्ट और आरोप पत्र दोनों अंतिम आख्या ही जाती है, फाइनल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, लेकिन जिसमें कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है। थाने का भारसाधक अधिकारी विवेचना करता है, विवेचना के पश्चात यदि उसको लगता है इसमें कोई आरोप नहीं बन रहा है तो अंतिम रिपोर्ट बनाकर वो भेज देता है कि श्रीमान जी उपयुक्त विवेचना में कोई भी मामला स्पष्ट नहीं हुआ है या कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए अंतिम आख्या न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। यदि कोई भी आरोप अभियुक्त पे सिद्ध हो जाता है तो आरोप पत्र फाइनल रिपोर्ट में भेजेगा लिख करके, श्रीमान जी फला फला धारा में या फला फला अपराध
घटित हुआ प्रतीत होता है और आरोप सिद्ध होता प्रतीत हो रहा है। और श्रीमान जी साक्ष्यों को एकत्र कर दंडित करने की कृपा करें। तो थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना देगा कि इसमें सच मिला है कि नहीं मिला है, क्या है, अंतिम रिपोर्ट लगाई है या आरोप पत्र बना के भेजा है। और इस सूचना को प्राप्त करने का प्रथम सूचक का अधिकार है। एक बार अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो फिर वो वापस होगी कि नहीं? क्या एफआईआर दर्ज होने के पश्चात एफआईआर को निरस्त करने का पावर थाने के भार साधक अधिकारी को है या नहीं है? और यदि है तो किसे है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो यदि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई फिर वो वापस नहीं होगी। तो एफआईआर चूंकि 3 प्रतियों में लिखी जाती है, उसकी एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को, दूसरी थाने पे और तीसरी प्रथम सूचक को दी जाती है। इसके अलावा जब अन्वेषण अधिकारी इस मामले में विवेचना करने के लिए निकलता है तो निकलने से पहले संबंधित मजिस्ट्रेट अधिकारी को इसकी सूचना देता है कि इसमें हम विवेचना करने के लिए जा रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि संबंधित मजिस्ट्रेट की विधिवत सूचना रहती है कि इसलिए भार साधक अधिकारी इसे रद्द नहीं कर सकता। यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो थाने का भार साधक अधिकारी उस मामले में अंतिम आख्या लगाकर न्यायालय को भेज सकता है। ध्यान देने की बात यह कि अंतिम निर्णय होने के पूर्व परिवादी अपने परिवाद को वापस नहीं ले सकता है, किंतु धारा 257 सीआरपीसी यदि एक बार एफआईआर दर्ज करा दी जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता। यानी अगर आपने कंप्लेंट की है, परिवाद दायर किया है, तो उसको परिवादी जो है वो वापस ले सकता है। नहीं चलाना चाह रहे हैं, वापस ले लीजिए। लेकिन यदि एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रथम सूचक जो है उसको वापस नहीं ले सकता है। दर्ज कराने का स्थान क्या होगा? दर्ज कराने का स्थान के लिए धारा 154(1) में प्रोविज़न दिया हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को उसी थाने में दर्ज कराया जाना चाहिए जिस थाने में की अधिकारिता में यह अपराध घटित हुआ है। प्रत्येक थाने का अपना क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक रहता है। किसी परिस्थितियां में यदि थाने के अलावा किसी अन्य थाने में दर्ज कराना पड़ रहा है तो वहां पर भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। किंतु ऐसी एफआईआर को बाद में उसी थाने में अंतरित कर दिया जाता है जिस थाने की स्थानीय अधिकारिता में वह घटना घटी है। तत्पश्चात इसको वैसे ही माना जाता है जैसे कि प्रारंभ से ही वह उसी थाने में दर्ज कराई गई है। अब यदि किसी व्यक्ति पे फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी गई है तो उसके लिए क्या उपचार है? आपने कोई अपराध नहीं किया है, द्वेषवश, जलन के कारण या उसको आपके किसी ऐसे कार्य से ईर्ष्या है, ईर्ष्यावश आपकी छवि को धूमिल करने के लिए, आपकी गुडविल को खराब करने के लिए अगर कोई आप पे फर्जी एफआईआर दर्ज करा देता है तो उसके लिए क्या उपचार है? तो यदि आप पे फर्जी एफआईआर दर्ज हो गई है तो एक बार यदि एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसको वापस तो लिया नहीं जा सकता। आपने अपराध किया नहीं है, फर्जी फंसाए गए हैं, तो फर्जी एफआईआर के लिए अगर आप पे दर्ज हो जाती है तो फर्जी एफआईआर को निरस्त करने की शक्ति
हाई कोर्ट के अलावा किसी के पास नहीं है। यदि यहाँ पे फर्जी FIR हुई है तो उसको थाने का भाषादक अधिकारी या SP या DM या सिविल कोर्ट में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट उस FIR को निरस्त नहीं कर सकती है। यदि यहाँ पे फर्जी FIR दर्ज हुई है तो फर्जी FIR को निरस्त कराने के लिए, केस कराने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और इसमें 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। यदि फर्जी FIR आप पे दर्ज हुई है, दर्ज होने पर विवेचना चल रही है, चार्जशीट अभी नहीं तैयार हुई है, आरोप पत्र भी नहीं लगा है, केवल FIR दर्ज हुई है, फर्जी FIR दर्ज हुई है, तो हमारा मूल अधिकार जो है उसका वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है। तो हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और न्यायालय को यदि संतुष्ट है तो वो आपके FIR को, आपके विरुद्ध जो FIR दर्ज हुई है उसको निरस्त कर देगा। जब फर्जी FIR दर्ज है तो संतुष्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि फर्जी FIR दर्ज हो गई, आपको जानकारी नहीं हो पाई, विवेचना हो गई, चार्जशीट लगा दी, आरोप पत्र लगा दिया थाने के भाषादक अधिकारी ने, चार्जशीट लगने के बाद में कोर्ट से बुलावा आ गया आपके पास, चलो बुलावा आया है, साहब ने बुलाया है, समन आया, वारंट मामला है, वारंट आया, आपको पता चला कि तो फर्जी FIR दर्ज हुई थी, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया गया और उस पर यदि विचारण शुरू हो जाता है, तब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नहीं जाएंगे। फिर हम CRPC की धारा 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इसमें इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट दी हुई है, सीमित शक्ति है हाई कोर्ट के पास। फर्जी FIR दर्ज होने पर 226 कॉन्स्टिट्यूशन में और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 482 में ही क्यों जाएंगे? क्या इसमें ऐसा है कि हम अगर केवल FIR दर्ज हुई है फर्जी तो 226 में जाएंगे और चार्जशीट लगने के बाद हम 482 में क्यों जाएंगे? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होता है, थाने का भारसाधक अधिकारी विवेचना करता है, तो विवेचना करना, जैसा कि हमने बताया था, टू कलेक्ट द एविडेंस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। साक्ष्यों को एकत्र करना ही क्या है? विवेचना है। आसान भाषा में यदि हम कहें तो आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही विचारण होता है। तो जनरली ये मान लिया जाता है कि आपके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हुए, कि आपने अपराध घटित किया है। तो जब आपके विरुद्ध आरोप पत्र आ गया, साक्ष्य न्यायालय में पहुंच गया, तो फिर आपका वायलेशन कहाँ हुआ? अधिकारों का वायलेशन कहाँ हुआ? फिर तो प्रतीत हो रहा है कि मतलब जो है आपने कृत्य को किया है। इसलिए हम 226 में नहीं जाते हैं, जो असीमित शक्ति प्राप्त है हाई कोर्ट को, इसमें जाते हैं। तो यदि आप पे, आसान भाषा में हम कहें तो, यदि आप पे फर्जी FIR दर्ज हुई है तो FIR दर्ज करने पर चार्जशीट लगने से पहले, विचारण होने से पहले हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकते हैं। और यदि चार्जशीट दाखिल हो गई है और विचारण शुरू हो गया है तो हम CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अंतर्गत फर्जी FIR को निरस्त करा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने अध्याय 12 की धारा में धारा 154 को पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे धारा 155। क्या है 155? 154 से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपका है, कोई डाउट है, यदि कुछ समझ में नहीं आया है, या आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए, जो आप अपनी सुविधा के लिए क्या चाहते हैं, वो हमसे बताएं कमेंट के माध्यम से, और कमेंट आपका देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।